नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक नई सीरीज़ है उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़। और कल की वीडियो आपने देखी, उसके बाद आज हमारा ये इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। कल की वीडियो में हमने उत्तराखंड का जो क्विक रिवीजन था उसको करा, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर करा, जैसे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों को हमने देखा, उत्तराखंड के पुरातात्विक इतिहास को हमने पढ़ा, उसके बाद शासन व्यवस्था से कुछ प्रश्नों को देखा और कुडिंद वंश तक हमने कल को कवर कर दिया था। आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो कुडिंद वंश था उसके बाद क्या स्थिति हुई उनको पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पौरव वंश के बारे में पढ़ेंगे, कत्यूरी शासन के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में पूरा चंद वंश का रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ना सिर्फ इनके राजाओं के बारे में बात करेंगे जो उस समय इनकी शासन व्यवस्था थी, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे और चंद राजाओं की जो टेक्स्ट थे चंद काल के, उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीरीज हमारी जो आपका 31 को एग्जाम है उसके लिए विशेष बनाई जा रही है और इसका आपको पूरे उत्तराखंड का क्विक रिवीजन यहाँ पे कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कल हमने कुडिंदों के बारे में पढ़ लिया था। कुडिंदों के बाद जब कुडिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति, इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु के बाद कुडिंदों का जो मैदानी इलाका था वो किसके अधिकार में चला गया? वो शकों के अधिकार में चला गया। कुमाऊं के अंदर शक जाति की उत्पत्ति या इनके आधिपत्य का जो प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है? तो जो कुमाऊं के सूर्य मंदिर हैं वो ये दर्शाते हैं कि उत्तराखंड में कभी शक जाति ने यहां पे शासन किया था। ठीक है, आपको रिवाइज करते हुए चलना है और सारे पॉइंट आपको रिकॉल करते हुए चलना है। तो ये ध्यान रखेंगे, कुडिंदों के बाद कौन आए? शक आए। इसके बाद जब शक यहाँ पे कमजोर होने लगे तो शकों के बाद उत्तराखंड में जो तराई इलाका था वहां पे शासन करने लगे कुषाण। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुषाण काल के जो अवशेष मिले हैं उत्तराखंड में काफ़ी जगहों से मिले हैं, वीरभद्र से मिले हैं, इसके अलावा मोर ध्वज से मिले हैं, गौविषाण, इन सभी जगहों से हमें कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। शकों के बाद कुषाण आए। जब कुषाण कमजोर होने लगे, यानी कि कुषाणों के बाद कौन आया? कुषाणों के बाद आए आपके योधेय शासक। वैसे कुषाणों के बाद नहीं आए, जो कुषाण थे और योधेय शासक थे ये दोनों समकालीन थे और योधेयों को श्रेय जाता है कुषाणों को कुचलने का, उनका दमन करने का। तो क्वेश्चन बन सकता है कुषाण राजाओं का दमन किसने किया? योधेय शासकों ने किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो योधेय शासक थे इनके भी कुछ मुद्राएं हमें मिलती हैं उत्तराखंड में। कहाँ से मिलती हैं? तो देखिए, जौनसार भावर से हमें इस वंश की मुद्राएं मिलती हैं। कालोडांडा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? लैंसीडॉन, तो यहाँ से हमें किस वंश की मुद्राएं मिली हैं? योधेय शासकों की मुद्राएं मिली हैं। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ी, क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? तो देखिए, आपको क्रम पूछा जा सकता है और उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न। क्रम याद रखना है। सबसे पहले कुडिंद आए, कुडिंदों को पराजित कर शक आए, पूरी तरह पराजित नहीं हुए लेकिन उनके बाद शक आए। ठीक है, शकों के बाद कुषाण आए और कुषाणों का दमन किया योधेय शासकों ने। ठीक है, तो अभी तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें इतिहास में, तो जो कुडिंद लोग थे, कुडिंदों के ही द्वारा 5वीं सदी में एक नए राज्य की स्थापना की गई जिसे कहा गया कृतपुर राज्य। तो पूछा जाएगा किस वंश के शासकों के द्वारा कृतपुर राज्य की स्थापना की गई? ये थे आपके कुडिंद वंश के लोग। ठीक है, और ये जो कृतपुर राज्य था ये आपका गुप्त साम्राज्य के अधीन इसको बताया गया है, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो कृतपुर राज्य है किसके अधीन था? तो ये समुद्रगुप्त के अधीन था। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें यह कहा गया है कि ये जो कृतपुर राज्य है ये गुप्त साम्राज्य की एक सीमा है या उसका एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृतपुर राज्य बना किसने बनाया? कुडिंदों ने। कहा था? तो गुप्त साम्राज्य के अधीन था। बाद में इस कृतपुर राज्य का जो पराजित किया यहाँ के राजाओं को, यहाँ के राजा का उल्लेख नहीं मिलता है कि शासन यहाँ पे कौन था, किसने किया। ठीक है, तो इनको हराया नागों ने। उत्तराखंड में नाग जाति भी आई थी, तो नागों ने 5वीं सदी में कृतपुर राज्य वालों को पराजित किया और उत्तराखंड में नाग साम्राज्य की इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो सारी स्थिति है ये आपकी जो उस समय जब उसका कुडिंद वंश यहाँ पे खत्म होना शुरू हुआ उसके बाद किस तरीके की स्थितियां बनी, अराजकता का युग था, बहुत सारे छोटे छोटे वंश आए, उन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कृतपुर बना, नागों ने कृतपुर राज्य को पराजित कर दिया। उसके बाद नागों को किसने पराजित किया? तो नाग राजाओं को पराजित किया कन्नौज के जो मौखरिया शासक थे। कन्नौज के मौखरियों के द्वारा नागों को पराजित किया गया और अंतिम मौखरी राजा जो था वो था ग्रहवर्मा।
पूछा जा सकता है। अब यहाँ से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, अभी तक वंश आ रहे थे जा रहे थे, अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये जो ग्रहवर्मा है ये मौखरी राजा है कन्नौज का, और इसकी हत्या हो जाएगी, और इसकी हत्या होने के बाद, ग्रहवर्मा की हत्या के बाद जो इसके बाद है हर्षवर्धन, वो यहाँ का शासन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम मौखरी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन इस ग्रहवर्मा का बहनोई था, यानी कि इसका जीजा था। जैसे ही इसकी हत्या होगी, पूरा जो राज्य है इसका ग्रहवर्मा का, वो किसके अधिकार में आ जाएगा? वो हर्षवर्धन के अधिकार में आ जाएगा। अब उत्तराखंड के अंदर एंट्री हो गई हर्षवर्धन की। अब इससे जुड़े रिलेटेड जो आपके फैक्ट है उनको याद करते हैं। फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है, मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं, आपको बस रिकॉल करते हुए चलना है, मेरे साथ इनको रिपीट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद यहाँ का शासक हर्षवर्धन बन गया। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसे हम कहते हैं बाणभट्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और इसकी रचना है हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है, उत्तराखंड का बाणभट्ट किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बाणभट्ट शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के काल में ही जो एक चीनी यात्री था हुएनसांग, ये हरिद्वार में आया। ठीक है, प्रश्न बनता है हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया? तो हर्षवर्धन का उस समय शासनकाल चल रहा था, उसी काल में ये हरिद्वार भी आया। हरिद्वार ये 634 ईस्वी में आया, ये आपको ध्यान रखना है, हर्ष के काल में ही आया। इसने उत्तराखंड को कहा पोली ही मोपुलू। ये किसने कहा? हुएनसांग ने उत्तराखंड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का अर्थ ब्रह्मपुर लगाया गया कनिंगम के अनुसार। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि हुएनसांग ने उत्तराखंड के लिए जो ये शब्द कहे, इसका अर्थ किसने निकाला कि ये ब्रह्मपुर है? ये कनिंगम ने कहा। ठीक है, इसके बाद हुएनसांग ने हरिद्वार का भी मेजरमेंट बताया, हरिद्वार का माप बताया कि हरिद्वार कितना है। इसने हरिद्वार की जो माप बताई वो बताई 20 ली। ठीक है, ये लीटर नहीं है, ये कोई चीनी माप है। तो चीनी माप के आधार पर इसने हरिद्वार का जो एरिया बताया ये 20 ली बताया। इसके विवरण में यह बताया गया कि इसने लिखा हुएनसांग ने कि भागीरथी नदी के तट पर एक नगर है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 20 ली है। वो नगर कौन था? हरिद्वार था। ठीक है, इसने गंगा का उल्लेख भी किया हुएनसांग ने। इसने गंगा को क्या कहा? तो हुएनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि हुएनसांग ने गंगा को क्या कहा? महाभद्रा कहा। तो ये हर्षवर्धन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हुआ क्या? हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन के मरने के बाद वही सारी स्थितियां दोबारा से बनने लगी, छोटे छोटे वंश बनने लगे जैसे कुलिंदों के बाद बनने लगे थे। उन्हीं में जो प्रमुख वंश आया आपका वो था पौरव वंश। तो हमने अभी कुलिंदों के बाद की स्थिति को पढ़ लिया, अब हम चलेंगे पौरव वंश के ऊपर। पौरव वंश से जुड़े हुए जो भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे देखेंगे, तो अच्छे से इसको रिकॉल करिएगा, आपको जरूर फायदा होगा इस पूरी सीरीज का, इस पूरे वीडियो का। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करें। अब बात करेंगे पौरव वंश की। देखिए, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उनमें 3 बड़े राज्य, 3 प्रमुख राज्य उभर के आए, जिसमें एक था ब्रह्मपुर, ठीक है, दूसरा राज्य बना आपका शत्रुघ्न, और तीसरा राज्य उभर कर आया गौविशाण। गौविशाण यानी कि आज का काशीपुर। इन 3 राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख राज्य था ब्रह्मपुर। इसी ब्रह्मपुर के ऊपर एक वंश की स्थापना हुई, पौरव वंश की। ठीक है, इस पौरव वंश को पर्वतकार वंश भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है किस वंश को पर्वतकार कहा जाता है? यह कहा जाता है पौरव वंश को। इसको पर्वतकार क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हुएनसांग ने यह कहा कि एक राज्य है जो पर्वतों से घिरा हुआ है, जो कि एक पर्वतकार राज्य है। तो ये किसने कहा था? हुएनसांग ने कहा। इसीलिए पौरव वंश को, क्योंकि ये पर्वतों से घिरा हुआ राज्य था, इसको पर्वतकार राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, इस वंश के अंदर कुछ प्रमुख राजा हुए, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन पौरव वंश का राजा है। तो ये हैं आपके विष्णुवर्मन प्रथम और द्वितीय। 2 विष्णुवर्मन आए, इसके अलावा वृषवर्मन आया, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन। ये जो आपके 4-5 राजा हैं, ये आपके पौरव वंश के राजा हैं। इनमें से 2 राजा आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, पौरव वंश के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, पौरव वंश की वीडियो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अब जल्दी से सारी बातों को रिकॉल करते हैं। देखिए, पौरव वंश उत्तराखंड का एक ऐसा वंश है जिसका पूरा इतिहास इनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। प्रश्न बनता है, जैसे कुलिंदों का जो इतिहास है वो उनकी मुद्राओं के आधार पर लिखा गया है, इस वंश का पूरा इतिहास इनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है।
पौरव वंश का जो अभिलेख है ये कहाँ से मिला है, तो ये हमें तालेश्वर से मिला है। ठीक है, प्रश्न बनता है तालेश्वर ताम्रपत्र या तालेश्वर अभिलेख का संबंध किस वंश से है, तो ये आपके पौरव वंश है। जो ये आपका तालेश्वर अभिलेख है, कब इसकी खोज की गई, इसकी खोज 1915 में की गई वाई के गुप्ते के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तालेश्वर अभिलेख पौरव वंश का है। पौरव वंश में जो विष्णुवर्मन द्वितीय था और द्युतिवर्मन, इन दोनों का नाम उसमें मिलता है, इन दोनों का वो अभिलेख है। ठीक है, इन दोनों से संबंधित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से मिला है, तालेश्वर से मिला है। किसका है, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है पौरव वंश को लेकर कि इसके काल में जो भूमि था, भूमि, क्योंकि इनके काल में जो टैक्स वसूल किया जाता था, ठीक है, भूमि कर या आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो भूमि कर होता था। ठीक है, पौरव वंश के काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था, वो भूमि कर था। इनके काल में भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया था। प्रश्न बनता है, एक पॉइंट है केदार भूमि। प्रश्न बनता है पौरव वंश में या पौरव काल में केदार भूमि किसे कहा जाता था, तो जो सिंचित भूमि होती थी, सिंचाई वाली भूमि, उसको केदार भूमि कहा जाता था, और जो असिंचित भूमि होती थी उसको सारी भूमि कहा जाता था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, केदार भूमि और सारी भूमि। इसके अलावा भूमि नापने की कुछ विधियां उस समय पौरव काल में थी, आपको पूछी जा सकती हैं कि पौरव काल में ये क्या था। तो देखिए, एक था आपका द्रोण वापम। ठीक है, द्रोण वापम था। इसके अलावा खारी वापम, कुलिया वापम, ये आपके भूमि मापने की विधियां थी पौरव काल की। अब पौरव काल के कुछ प्रमुख जो आपके अधिकारी थे उनकी बात कर लेते हैं प्रशासन को लेकर के। ठीक है, पौरवों की। पौरव काल में देखिए, पौरव वंश जो था ये हर्षवर्धन के बाद स्थापित हुआ, तो इन्होंने जो अपनी पूरी शासन व्यवस्था अपनाई, लगभग वो हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था पर ही आधारित थी। इनके काल में जो प्रधानमंत्री होता था पौरव में, उसको आमत्य कहा जाता था। जो सेना का प्रमुख होता था उसे बलाध्यक्ष कहा जाता था। राजमहल, जो राजमहल की रक्षा करता था, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, यह वो अधिकारी कौन होता था, कोठाधिकरण। ठीक है, तो जो आपका राजमहल होता था उसके रक्षक को कोठाधिकरण कहा जाता था। इसके अलावा जो आपका राज परिवार होता था, राज परिवार के रक्षक को क्या कहा जाता था पौरव काल में, तो उसको प्रतिहार कहा जाता था। ठीक है, प्रतिहार कौन होता था, ये राज परिवार का रक्षक होता था। इसके अलावा जो आपका भोजनालय की व्यवस्था देखता था पौरव काल में, उसके लिए क्या कहा जाता था, तो उसके लिए सुपकारपति कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो आपको याद रखने हैं पौरव वंश को लेकर के। ये हमने पौरव वंश पढ़ा। अब चलते हैं आगे, पौरव वंश के बाद क्या हुआ। देखिए, पौरव वंश के ही समय में उत्तराखंड का जो दक्षिणी इलाका था, दक्षिणी उत्तराखंड, उसके ऊपर विग्रह राज ने आक्रमण किया, उसने यहाँ पे कब्जा कर दिया। ठीक है, और ये आपके चौहान नरेश था। चौहान नरेश विग्रह राज ने उत्तराखंड के दक्षिणी उत्तराखंड उसके ऊपर अधिकार कर दिया, और उसी समय जो आपके तोमर राजा थे, इन्होंने पूर्वी उत्तराखंड के ऊपर अपना शासन स्थापित कर दिया। ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन के बाद हुई और कत्यूरी राजवंश की स्थापना से पहले हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी उत्तराखंड पर किसने अधिकार कर दिया था या पूर्वी उत्तराखंड पर किसने अधिकार कर दिया था। अब चलेंगे हम जो कत्यूरी राजवंश आएगा, इससे जुड़े हुए सारे फैक्टों को देखेंगे, इनके राजाओं को देखेंगे और इनकी व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर हम कत्यूरी राजवंश की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश, या जिसे कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग 700 ईसा पूर्व में 700 ईस्वी में इसकी स्थापना मानी गई है। ठीक है, आपको साल में नहीं जाना है, साल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि शुरुआत के जो साल हैं उत्तराखंड में राजाओं के या राजवंशों के, उनके ऊपर विवाद है, अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। तो आपको केवल ये लेकर चलना है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश ये कौन है, ये आपके कार्तिकेयपुर राजवंश है। ठीक है, इनका मूल स्थान कहाँ था, तो जो कार्तिकेयपुर राजा हैं इनका मूल स्थान माना गया है अयोध्या। किसने माना, लक्ष्मीदत्त जोशी ने। ठीक है, तो लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार इनका मूल स्थान अयोध्या था। वैसे कहीं कहीं पर मिलता है कि जो कत्यूरी राजा थे इनका मूल स्थान राजस्थान था। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार इनका स्थान कहाँ है, अयोध्या है। ठीक है, इन राजाओं को सूर्यवंशी राजा किसने माना, तो सूर्यवंशी माना इनको बद्रीदत्त पांडे ने। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो कत्यूरी राजा होते थे ये गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा वाणी का ही क्वेश्चन है। तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि कौन धारण करते थे, कत्यूरी राजा धारण
करते थे। इन कत्यूरी राजाओं की जो राजभाषा थी वो क्या थी, तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी, जबकि इनकी लोक भाषा पाली थी। यानी कि जो भी सरकारी काम होगा वो संस्कृत में होगा, लेकिन बोलचाल की आम बोलचाल की भाषा क्या थी, वो पाली थी। ठीक है, इनका जो आदि पुरुष माना जाता है कत्यूरी शासकों का, ये माना जाता है शालिवाहन देव को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कत्यूरी राजाओं का आदि पुरुष किसे माना जाता है, ये शालिवाहन देव को माना जाता है। और इनके अगर हम इष्ट देव की बात करें तो कार्तिकेय भगवान को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर फिर इस वंश का नाम पड़ा कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, और कत्यूरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाद में शुरुआत के 300 साल तक तो इनकी राजधानी जोशीमठ में रही, लेकिन बाद में इनकी राजधानी कत्यूर घाटी में चली गई बैजनाथ के अंदर, इसलिए फिर ये कत्यूरी नाम से जाने गए। ठीक है, तो अभी तक सारे पॉइंटों का आपने रिवीजन करा कि ये सूर्यवंशी, इनको बद्रीदत्त पांडे ने माना, इनकी राजभाषा हमने देखी, लोक भाषा देखी, इनके आदि पुरुष को देखा और इनके इष्ट देव को देखा। राजधानी इनकी 300 सालों तक जोशीमठ थी और बाद में इनकी राजधानी बैजनाथ में चली गई। इनके कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो देखिए जो प्रमुख स्थान हैं जैसे बागेश्वर से मिला है, कंडारा से मिला है, पांडुकेश्वर और बैजनाथ, तो इन स्थानों से जो ताम्रपत्र मिले हैं वो किसके हैं, तो ये आपके कार्तिकेयपुर राजा या कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्र हैं। और इन सभी ताम्रपत्रों की जो लिपि है ये आपकी कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अगर बात करें टोटल ताम्रपत्र कितने मिले हैं कत्यूरी राजाओं के, तो देखिए ज्यादातर बुक्स में आपको 8 ताम्रपत्र बताया गया है, कहीं कहीं पर आपको 9 ताम्रपत्र भी देखने को मिलता है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों को देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम 8 आपको दिया गया है हर बुक में। ठीक है, लेकिन कहीं पे 9 भी देखने को मिलता है। लेकिन लिपि क्या है इन सभी की लिपि है कुटिला लिपि, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे इस वंश के जो प्रमुख राजा आए उनके बारे में। देखिए कत्यूरी वंश का या कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो था आपका बसंत देव। ठीक है, इस वंश के ऊपर यहाँ पे 3 परिवारों ने यहाँ पे शासन किया। तो पहले परिवार का जो पहला शासक था वो बसंत देव था और इसी को कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बसंत देव, इसका उल्लेख हमें बागेश्वर लेख से मिलता है। इसी बसंत देव ने बागेश्वर के समीप स्वर्णेश्वर नामक एक गांव था वो दान में दिया था वैष्णव धर्म के अनुयायियों को। तो प्रश्न बनता है कि बागेश्वर में स्वर्णेश्वर नामक ग्राम किसने दान में दिया, ये बसंत देव ने दान में दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे चल के तो तीसरा राजा इसी वंश में तीसरा राजा कौन बना, ये बना खरपर देव। अब आप कहेंगे दूसरा राजा कहां गया, तो देखिए जो दूसरा राजा है बसंत देव के बाद का, उसका नाम स्पष्ट नहीं है कि उसका नाम क्या था, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, नाम भी उसका नहीं पता। इसीलिए जो तीसरा राजा है वो था खरपर देव। खरपर देव का नाम वहां पे स्पष्ट है, कहां पे, बागेश्वर लेख में। खरपर देव को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए खरपर देव ललित आदित्य मुक्तापीड, ये प्रश्न पेपर में बन चुका है। ललित आदित्य मुक्तापीड ये कश्मीर का राजा था, इसने उत्तराखंड के ऊपर आक्रमण किया और इसकी जानकारी हमें कल्हण की राज तारंगिणी से मिलती है। ये पॉइंट याद है आपको। जब ललित आदित्य मुक्तापीड ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया तो माना जाता है उसी समय जो ये खरपर देव था इसने कार्तिकेयपुर जो वंश था वहां पे अपने परिवार की सत्ता स्थापित करी। ठीक है, तो ध्यान रखना है खरपर देव के ही काल में आक्रमण किया ललित आदित्य मुक्तापीड ने। यह समकालीन था यशोवर्मन का। ठीक है, यशोवर्मन के ये समकालीन था कौन, खरपर देव। यशोवर्मन कौन था, तो देखिए यशोवर्मन को हर्षवर्धन ने अपना सामंत नियुक्त किया था। ठीक है, भारत के अंदर जो सामंती व्यवस्था है कि आप अपने अंडर में आपके छोटे छोटे मैनेजर्स को नियुक्त कर दीजिए, आपकी तरफ से वो शासन करेंगे, तो इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है और ये यशोवर्मन हर्षवर्धन का सामंत था। ठीक है, इसके कुछ पुत्र, इसका एक पुत्र है कल्याणराज। कल्याणराज किसका पुत्र है, खरपर देव का है और इसकी पुत्र वधु है लद्धा देवी। तो आपको दोनों के नाम याद रखना है, दोनों पॉइंट आपकी परीक्षावाणी में है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो खरपर देव से आपके ये प्रश्न बनते हैं। ललित आदित्य ने आक्रमण किया, यशोवर्मन के समकालीन है और इसके पुत्र का नाम है कल्याणराज देव। खरपर देव वंश के अगर मैं अंतिम शासक की बात करूं, खरपर देव ने अपने वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज। ठीक है, तो खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। जब ये शासन कर रहा था बाद में माना जाता है कि जो पाल नरेश है, धर्मपाल, उसने उत्तराखंड पे शासन किया और कत्यूरी सत्ता से जो खरपर देव का वंश था वो हट गया और गद्दी पर बैठ गया निम्बर देव वंश। उसके बारे में बात करेंगे, पहले इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए
अंतिम शासक है त्रिभुवन राज। इसके बारे में मिलता है कि इस त्रिभुवन राज ने किसी किरात पुत्र के साथ संधि करी थी। तो प्रश्न बन सकता है किस कत्यूरी राजा ने किरात पुत्र के साथ संधि करी? त्रिभुवन राज ने। इसी ने बागेश्वर में जो आपका ये व्याघ्रेश्वर देवता का मंदिर है इसके लिए भूमि दान भी दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको लेकर? त्रिभुवन राज को लेकर। इसके बाद बात करेंगे धर्मपाल के बारे में। ठीक है, जब त्रिभुवन राज था उसके बाद उत्तराखंड के ऊपर आक्रमण किया पाल नरेश धर्मपाल ने, और इसकी जानकारी हमें इसका जो नालंदा अभिलेख है वहां से मिलती है। नालंदा अभिलेख में कहा गया है कि धर्मपाल ने गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया था। जब इसने यहां आक्रमण किया उसके बाद यहां पे एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे हम निंबर वंश के नाम से जानते हैं। निंबर वंश से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए, निंबर वंश ने पालों के साथ संधि करी। पालों के साथ संधि करने वाला कतूरी राजा कौन था? निंबर देव। निंबर देव जो था ये शैव धर्म को मानता था और जागेश्वर में विमानों का निर्माण भी निंबर देव ने ही करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। निंबर देव के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसे हम कहते हैं ईष्टगण। ईष्टगण को लेकर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया? तो पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास निंबर देव के बेटे ईष्टगण ने किया। ठीक है, ईष्टगण ने जागेश्वर में कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे नवदुर्गा महिषमर्दिनी। इस मंदिर का निर्माण जागेश्वर में किसने करवाया? ईष्टगण देव ने। लकुलिश मंदिर किसने करवाया? ईष्टगण ने। और इसके अलावा जागेश्वर में नटराज मंदिर का निर्माण भी ईष्टगण के द्वारा करवाया गया। ये जो आपका जागेश्वर है इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। 124 छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर हैं और ये आपके जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए, निंबर देव के बाद निंबर देव का जो बेटा था ललित शूरदेव, ये गद्दी पर बैठा। ललित शूरदेव के बारे में कहा जाता है कि कतूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये ललित शूरदेव था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे प्रतापी शासक कतूरी वंश का ललित शूरदेव, और इसी को वराह अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कतूरी काल के या कतूरी वंश के किस राजा को वराह अवतार के समान बताया गया है? वो है आपका ललित शूरदेव। ठीक है, ललित शूरदेव का जो ये उल्लेख है वराह अवतार के रूप में, ये इसके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये ललित शूरदेव का ही ताम्रपत्र है। ठीक है, ललित सूरदेव के बाद बेटा बना इसका राजा भूदेव। ठीक है, भूदेव किसका पुत्र था? ललित सूरदेव का। भूदेव को लेकर आपके कुछ प्रश्न बनते हैं। देखिए, भूदेव जो था इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला कतूरी शासक कौन था? ये था आपका ललित सूरदेव का बेटा भूदेव, और इसने बैजनाथ मंदिर जो बना उसके निर्माण में भी इसने सहयोग दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा था कि बैजनाथ जो मंदिर है उसके निर्माण में भूमि दान किसने दी थी? हालांकि सहयोग इसने किया है भूदेव ने। आयोग ने आंसर माना कि ललित सूरदेव ने वहां पे भूमि दान में दी थी। तो आपको वो भी याद रखना है, ललित सूरदेव आयोग ने आंसर को माना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक और वंश की स्थापना की गई, सलोड़ादित्य वंश। तो कतूर साम्राज्य में सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी? इच्छर देव के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। सोर्स है बालेश्वर ताम्रपत्र और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। इन दोनों ताम्रपत्रों के अनुसार कतूरी साम्राज्य के अंदर एक नया वंश भी स्थापित हुआ, सलोड़ादित्य वंश, और इस वंश का संस्थापक इच्छर देव था। ठीक है, इसने भुवन विख्यात की उपाधि धारण करी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भुवन विख्यात की उपाधि कौन धारण करता है? इच्छर देव। ये भी कतूरी ही राजा था। और इसके बाद जो राजा बने वो थे आपके देशत देव, पद्म देव और सुभिक्षराज देव। ठीक है, सुभिक्षराज देव को अंतिम कतूरी शासक माना गया है। यहाँ का जो ये आपके जोशीमठ का इलाका है, कतूर कार्तिकेयपुर घाटी का, यहाँ का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव को माना गया है, क्योंकि माना गया कि इसके बाद जो राजा बने उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया और वो बैजनाथ में चले गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे पूछेगा कार्तिकेयपुर साम्राज्य का अंतिम शासक तो आप सुभिक्षराज देव ही बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपका शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य, ये किस काल में उत्तराखंड में आए? देखिए, ये जो सीरीज़ है हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लिंक करते हुए ज़्यादा कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को हम यहाँ पे कवर कर सकें और एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पे कर सकें। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे और दोबारा से इसको हम कर लेंगे आराम से डिटेल में भी, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो एग्जाम के ऊपर है और एग्जाम के लिए आपको इन सभी को आपको रिवाइज करना है, इसीलिए हम इस सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वो डाउट आपका सही है मैं उसको क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको केवल रिकॉल करना है। चलिए,
तो हमने बात करी अंतिम कार्तिकेयपुर राजा, ये है आपका सुभिक्षराज देव। ठीक है, शंकराचार्य जो थे केदारनाथ में आए किसके काल में? कार्तिकेयपुर राजाओं के काल में ही शंकराचार्य उत्तराखंड में आए, केदारनाथ में ये गए और वहाँ पर इन्होंने 820 ईस्वी में अपने प्राण त्यागी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शंकराचार्य की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ के समीप है। ठीक है, और 820 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अब बात करते हैं कत्यूर घाटी में कौन लेके गया वंश को। देखिए, सुभिक्षराज अपना जो है अंतिम कार्तिकेयपुर शासक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है और आयोग इसको आंसर मान चुका है। ठीक है, कत्यूर घाटी में आसंती देव ने राज्य को स्थापित कर दिया। क्या हुआ, जब ये कार्तिकेयपुर में थे उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और ये कत्यूर घाटी के कहाँ पे आ गए? रणचूला कोट में ये अपनी राजधानी को ले आया। कौन? आसंती देव। और यहीं पे आके फिर इन्होंने अपने वंश को आगे चलाया और इस कत्यूर घाटी का जो अंतिम राजा था वो है आपका ब्रह्मदेव। ठीक है, और इसी ब्रह्मदेव को जागरों में विरमदेव भी कहा गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कत्यूरी राजा अगर पूछेगा कत्यूर घाटी का अंतिम, तो वो आपका ब्रह्मदेव है। ठीक है, और इसी को विरमदेव कहा गया है। वैसे उसके बाद भी ये अंतिम शक्तिशाली राजा आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद भी कत्यूरी थे, लेकिन इनका जो शासन था वो लगभग खत्म हो चुका था और आखिर में जो अंतिम कत्यूरी राजा बचेगा, छोटा ही राजा जिसका नाम था सुकाल देव, उसकी हत्या करता है रुद्रचंद। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अंतिम कत्यूरी राजा यहाँ पे कौन है? ब्रह्मदेव है, अंतिम शक्तिशाली। ठीक है, चलिए अब कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, उनको यहाँ पे जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, कत्यूरी शासन में जो गिरिद्वार होते थे, इनके रक्षक को क्या कहा जाता था? तो गिरिद्वारों का जो रक्षक होता था उसे घटपाल कहा जाता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है, घटपाल। इसके अलावा जो आपकी बॉर्डर्स होती थी, सीमा, तो सीमाओं के जो रक्षक करते थे उनको प्रांतपाल कहा जाता था। ठीक है, कत्यूरी शासन काल में। इसके अलावा कत्यूरी शासन में जो अपराधी को पकड़ने वाला होता था उसके लिए दोष प्राधिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह जो दोष प्राधिक अधिकारी होता था, इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था अपराधियों को पकड़ने वाला। ठीक है, भूमि मापने के लिए कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश में कौन अधिकारी था? तो भूमि नापने का काम करता था प्रभातार। ठीक है, इसका काम क्या होता था? भूमि मापन करना। इसके अलावा जो टैक्स वसूली का काम करते थे, तो टैक्स वसूली के लिए दो अधिकारी होते थे, एक होता था आपका भोगपति और इसके अलावा शौल्किक। ठीक है, तो शौल्किक और भोगपति ये आपके टैक्स अधिकारी होते थे। इसके अलावा एक अधिकारी होता था आभीर। ठीक है, इस आभीर का काम क्या था? तो ये आभीर जो भी आपके पशु होते थे, पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने का कार्य ये आभीर करता था। ठीक है, और पैदल सेना भी होती थी, तो पैदल सेना को इस काल में, कत्यूरी काल में, गौलमिक कहा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कुछ आपके अधिकारी हैं कत्यूरी वंश के, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलेंगे हमारे पूरे चंद्रवंश की तरफ। पूरे चंद्रवंश का अच्छे से रिवीजन करेंगे, हर एक फैक्ट को देखेंगे, हर राजा से जुड़ा हुआ फैक्ट। चलिए अब चंद्रवंश के आगे पढ़ते हैं। देखिए, कहा गया कि जो चंद्रवंश का संस्थापक था सोमचंद्र, इसने शादी करी जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजा था ब्रह्मदेव, उसकी बेटी से। लेकिन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो समान नहीं बैठता। ब्रह्मदेव आपका काफ़ी पहले आता है, कई बार सोमचंद का टाइम आपका अलग आता है, क्योंकि सोमचंद के आगमन और चंद्रवंश की स्थापना को लेकर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग साल दिए हैं। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में करी। एटकिंसन कहते हैं चंद्रवंश की स्थापना 953 ईस्वी में हुई। अजय रावत कहते हैं चंद्रवंश की स्थापना 1025 में हुई। ये तीनों अलग अलग हैं। अब आपको साल पे नहीं जाना है, अगर आपको बाय चांस साल पूछ लिया जाए तो आप बद्रीदत्त पांडे का ही मान के चले, उन्हीं का ज़्यादा ऑथेंटिक है, 700 वर्ष। ठीक है, 700 ईस्वी में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कत्यूरी राजा था ब्रह्मदेव, उसी की बेटी के साथ सोमचंद का विवाह हुआ। ठीक है, वर्ष दोनों के मिलते नहीं हैं, लेकिन आपको यही मानना पड़ेगा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है, उनको देखते हैं। देखिए, सोमचंद आया, इसने यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना करी और इसने अपनी राजधानी चंपावत को बनाया। ठीक है, चंपावत के अंदर इसने किले का निर्माण किया जिसे कहा गया राजबुंगा का किला। तो चंपावत में राजबुंगा का किला किसने बनवाया? ये बनाया सोमचंद ने। इसी ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करी। तो प्रश्न बनता है, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करवाई? सोमचंद ने करवाई। इसके अलावा इसने 4 किले का निर्माण करवाया, उसके अंदर इसने 4 किलेदारों को नियुक्त किया। उन किलेदारों को चाराल कहा गया। कौन कौन थे? बोरा, कार्की, तड़ागी और चौधरी। तो चारालों की नियुक्ति भी किसने करी? ये करी राजा सोमचंद ने। ठीक है, चंद्रवंश का संस्थापक है और ये किस
को मानता था, तो ये शिव धर्म को या शिव जी की ये पूजा करता था, शिव का ये उपासक था। ठीक है, इसने चारालों का गठन किया। इसके अलावा इसने जो उस समय का स्थानीय राजा था यहाँ का, जहाँ पे इसने अपनी राजधानी बनाई राजबुंगा में, चंपावत में, वहाँ का एक राजा था रावत राजा, तो रावत राजा को पराजित करा सोमचंद ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दूनकोट का ये राजा था रावत राजा और इसको हराया सोमचंद ने। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसके समय जो नेपाल का शासक था, डोटी का शासक, वो कौन था? तो वो था आपका जयदेव मल। ठीक है, तो प्रश्न बनता है सोमचंद जब कुमाऊं में आया, कुमाऊं में इसने चंद्रवंश की स्थापना करी, उस समय डोटी का शासक कौन है? डोटी यानी कि नेपाल। ये कौन है? जयदेव मल। अगर बात करें अन्य राजाओं की, तो जब भारती चंद राजा बनेगा उस समय डोटी का शासक कौन होगा? उस समय यहां शासन होता है यक्षमल। इसको कहीं कहीं पर जयमल भी लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है, जयमल या यक्षमल। और अगर हम बात करें बाज बहादुर चंद की, तो बाज बहादुर चंद के समय डोटी का जो नरेश था वो था देवपाल। ठीक है, बाज बहादुर चंद के समय में भी देवपाल था, और जब बाज बहादुर चंद का बेटा आया उद्योग चंद, तब भी देवपाल था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जब सोमचंद की मृत्यु हुई, उसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा, उसका नाम था आत्मचंद। ठीक है, आत्मचंद से आपके प्रश्न नहीं बनते हैं, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ये आत्मचंद बस एक क्वेश्चन आपको देता है कि ये जो सोमचंद है उसका पुत्र था और कत्यूरियों का भांजा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चंद्रवंश में कुमाऊं के अंदर रेशम के कारखाने किसने लगवाए? ये क्वेश्चन बनता है। तो रेशम के कारखाने इंद्रचंद के द्वारा लगाए गए। क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि कुमाऊं में रेशम के कारखाने इंद्रचंद ने लगवाए थे। जो रेशम बुनकर होते थे, रेशम बुनकरों को पटुआ कहा जाता था। ठीक है, और रेशम उगाने के लिए उस समय एक प्रथा प्रचलित की गई कि आप जितना झूठ बोलेंगे रेशम उतना अच्छा होगा। उस प्रथा को पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो रेशम बुनकर होते थे उनको पटवा कहते हैं, और जो प्रथा होती थी झूठ फैलाने वाली प्रथा, उसे पटरंग वाली प्रथा कहते थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे लिए अगला राजा है वो है वीणाचंद। देखिए, खसों से पराजित कौन सा चंद राजा हुआ? तो खसों से पराजित हुआ वीणाचंद। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो वीणाचंद था ये एक भोग विलासी राजा था, काफ़ी कमज़ोर राजा था, और इसी के शासनकाल में जो खस राजा थे इन्होंने चंदों को गद्दी से बाहर कर दिया। ठीक है, तो वीणाचंद खसों से पराजित हुआ, और हारने के बाद लगभग 200 सालों तक फिर से कुमाऊं के ऊपर किसने शासन किया? खस राजाओं ने शासन किया। पहला खस राजा कौन था? तो पहला खस राजा था बीजड़, और अंतिम खस राजा था सौपाल। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। खसों से पराजित हुआ है वीणाचंद, पहला खस राजा है बीजड़, अंतिम है सौपाल। पुनः चंद्रवंश की स्थापना करेगा वीरचंद। वीरचंद ने इस सौपाल को हराया, इसको मारा, और उसके बाद चंद्रवंश की दोबारा से स्थापना करी। तो हारा कौन? वीणाचंद। हराया किसने? खसों को वीरचंद ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वीरचंद की इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके सेनापति, जिसका नाम था श्री सोन खड़ायन। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है श्री सोन खड़ायन किसका सेनापति था? ये वीरचंद का सेनापति था, और इसी की मदद से इसने खसों को पराजित किया। इसके बाद इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया। वीरचंद ने कहां पे करवाया? तो सोमचंद का जो राजबुंगा का किला है वहां पर जाके इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, अशोक चल के आक्रमण की जानकारी। अशोक चल का आक्रमण कब हुआ? तो अशोक चल का आक्रमण आपका 1191 में हुआ, और इसकी जानकारी हमें गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो त्रिशूल लेख हैं वहां से मिलती है। ठीक है, जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है ये आपकी जो ब्रह्मलिपि है उसमें लिखा गया है, और जो आपका बाड़ाहाट का है उत्तरकाशी से मिला है ये आपका शंखलिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यहीं से हमें जानकारी मिली कि कुमाऊं के ऊपर अशोक चल इसने आक्रमण किया। इस समय चंद शासक कौन था? तो इस समय चंद राजा था नानकी चंद। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नाम आया है अशोक चल, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो क्यों ना अशोक चल के बारे में भी सारी जानकारी यहीं पे देख ली जाए। देखिए, अशोक चल कहाँ का निवासी था? ये नेपाल का था। ठीक है, नेपाल का ये शासक था, नेपाल के दुलू से ये आया था। ठीक है, अशोक चल। यह किस कुल का राजा था? तो ये वैरात कुल का था। कुल का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये वैरात कुल का राजा था। जब इसने कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ के कुछ भाग को इसने अपने कब्जे में किया, और अपना सामंत इसने अपना यहाँ पे नियुक्त किया। तो अशोक चल ने अपना सामंत किसको बनाया? तो पुरुषोत्तम सिंह को इसने अपना सामंत बनाया। ठीक है,
चलिए देखिए, यहाँ पे जो मैंने कुछ फैक्टों को इंक्लूड किया है, इनका जो सोर्स है, एक तो हम कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा वाणी है, और दूसरा अजय रावत और बद्रीदत्त पांडे, इन तीनों के मिक्स नोट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी पॉइंट यहाँ पे ना छूटे। हो सकता है फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम यहाँ पे याद करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है हम यहाँ पे कोई रिविजन कर रहे हैं, और इसका अर्थ यह है कि आप इन चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हम केवल सारे फैक्टों को रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को और डिटेल में पढ़ने के लिए हम इस एग्जाम के बाद पूरे डिटेल सीरीज लेकर आएंगे, और वहां पे हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे चंद्रवंश हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहां पे आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। अशोक चल के बारे में हमने बात करी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस चंद राजा ने छकाता परगना, छकाता किसको कहा जाता था? नैनीताल को कहा जाता था। तो छकाता परगना जीतने वाला चंद शासक कौन था? तो ये था आपका त्रिलोक चंद। इसने छकाता परगना जीता और भीमताल में इसने एक किले का निर्माण भी करवाया। तो प्रश्न बनता है, छकाता जीतने वाला चंद राजा त्रिलोक चंद, भीमताल में किले का निर्माण किसने करवाया? ये भी आपके त्रिलोक चंद ने करवाया। ठीक है, पहला चंद राजा जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। तो पहला चंद राजा जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, ये था आपका अभय चंद। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभय चंद पहला चंद राजा था जिसने अपने अभिलेखों को छपवाया था। सर्वाधिक अवधि तक राज करने वाला चंद राजा, तो सबसे लंबी अवधि तक चंद राजा कौन था? तो ये था आपका गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद, जिसे हम ज्ञानचंद प्रथम भी कहते हैं, ये 45 वर्षों तक शासन में रहा, और ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा था। ठीक है, लगभग ये 1374 में गद्दी पर बैठा और 1419 में जाके इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो लगभग 45 वर्षों का इसका शासन था। परीक्षा वाणी में वर्ष आपके अलग अलग दिए गए हैं, मैं आपको उसी वर्षों के हिसाब से बता रहा हूं जो हमारा ऑथेंटिक सोर्स है बद्रीदत्त पांडे का। ठीक है, दिल्ली जाने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो यह है आपका गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, इसका नाम ज्ञानचंद था। ये दिल्ली गया, फिरोज शाह तुगलक से मिला और तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी। तो दिल्ली सुल्तान से मिलने वाला पहला चंद राजा कौन था? यह था आपका ज्ञानचंद प्रथम। इसी ने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। नीलू कठायत किसका सेनापति था? नीलू कठायत गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था, और उसी को इसने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी। क्वेश्चन बनता है नीलू कठायत को लेकर, आपको ध्यान रखना है। नीलू कठायत की जो लड़ाई चलती रहती थी, विवाद, वो किसके साथ रहता था? तो इसी के दरबार में रहता था एक जिसका नाम था श्री जस्सा कमलीखी। ठीक है, तो इसका विवाद चलता था नीलू कठायत के साथ। पूरी कहानी हमने चंद्रवंश में पढ़ा था, आप उसको वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला फैक्ट है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, यहां पे हम केवल ये कवर कर रहे हैं चंद्रवंश से पूछे जाने वाले प्रश्न, चंद्रवंश का पूरा रिवीजन क्वेश्चन में। ठीक है, चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, इसका निर्माण करवाया उद्यान चंद ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंपावत के अंदर जो बालेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण उद्यान चंद ने करवाया। उद्यान चंद कौन था? तो गरुड़ ज्ञानचंद का ये पोता था। ठीक है, देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद गद्दी पर बैठा हरिहर चंद, लेकिन वो जल्दी मर गया। उसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद का जो पोता है वो गद्दी पर बैठा, इसका नाम है उद्यान चंद। और इसको अपने जो दादा, इसके दादा जो था गरुड़ ज्ञानचंद, उसने पाप किया था, उसने जो नीलू कठायत है उसका सेनापति, उसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो उसी पाप को कम करने के लिए उद्यान चंद ने अपने राज्य में पूरे 1 साल का टैक्स माफ कर दिया था। तो पूछा जा सकता है किसने टैक्स माफ किया? उद्यान चंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। बालेश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया, और इस निर्माण में इसका सहयोग किया गुजरात के एक ब्राह्मण ने जिसका नाम था कुंज शर्मा तिवारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके सहयोग से इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, मंदिर का निर्माण पूरा करवाया विक्रम चंद ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विक्रम चंद ने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। वैसे शुरुआत किसने करवाई? उद्यान चंद ने। चलिए, समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला चंद शासक कौन था? तो सारी जातियों की एक सेना बनाई भारती चंद ने। भारती चंद ने सभी जातियों की एक सेना बनाई। उसके बाद इसने डोटी के ऊपर आक्रमण किया। डोटी पर आक्रमण करने वाला भारती चंद पहला शासक था। ठीक है, ये डोटी के ऊपर आक्रमण किया, 12 वर्षों का इसका युद्ध चला, और ये इस युद्ध में जीता और पहला स्वतंत्र शासक कहलाया। ठीक है, अभी तक चंद वंश में जितने भी राजा हुए वो सभी के सभी डोटी के राजा को टैक्स देते थे। ठीक है, लेकिन इसने डोटी पे आक्रमण किया, 12 वर्ष युद्ध लड़ा और अपने आप को मुक्त कराया। ठीक है,
इसी के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई। तो ये पूछा जाता है कि नायक जाति की उत्पत्ति का कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति किसके काल में हुई, दोनों प्रश्न। तो इसका कारण है चंद सैनिक और इसकी उत्पत्ति भारती चंद के शासनकाल में हुई। और ये जो स्त्रियां थी उस समय, इनको कहा जाता था कटकाली, जिनके साथ जो चंद राजा के जो चंद सैनिक थे, इन्होंने इनके साथ संबंध बनाए थे और जो जाति वहां पर हुई उन्हीं को कहा गया नायक जाति। ठीक है। और भारती चंद को लेकर आपका एक और प्रश्न बनता है, वो आपको याद रखना है। देखिए, कुमाऊं के अंदर एक प्रसिद्ध वीरांगना है जिनका नाम है भागा धौनियान। तो भागा धौनियान के साथ द्वंद्व युद्ध का विवरण मिलता है भारती चंद का। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक भारती चंद है और दूसरा शासक उद्योग चंद को माना गया है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। उद्योग चंद दूसरा शासक जिसे माना जाता है नेपाल पर आक्रमण करने वाला। भारती चंद के मरने के बाद गद्दी पर बैठता है, वैसे भारती चंद के शासनकाल में ही गद्दी पर बैठ जाता है रतन चंद। ठीक है। इसका उल्लेख खेती खान ताम्रपत्र में मिलता है। तो रतन चंद के बारे में जानकारी हमें खेती खान ताम्रपत्र से मिलती है। ये जो खेती खान ताम्रपत्र है ये किसका है, तो ये सुजानकर का है। ठीक है। सुजानकर कौन था, भारती चंद का तीसरा बेटा है, यानी कि इसका भाई है। और वहीं से जानकारी मिलती है हमें रतन चंद के बारे में। इतना क्वेश्चन नहीं बनता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चंदों का पहला बंदोबस्त किसने किया। तो चंदों में पहला जो भूमि बंदोबस्त किया गया ये रतन चंद के द्वारा किया गया। इसको याद करने का आसान तरीका है, आप जानते हैं भारती चंद ने डोटी के ऊपर आक्रमण किया, खुद को स्वतंत्र कराया, यानी कि भारती चंद का जो एरिया था वो अब काफ़ी बढ़ गया। अभी तक तो ये छोटे से राजा थे, लेकिन अब ये बड़े साम्राज्य के राजा हो गए। अब बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करना है तो आपको बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ये किसने कराया, उसके बेटे ने, रतन चंद ने। उसी के काल में डोटी में जैसे ही भारती चंद वहां से युद्ध खत्म करके आया, युद्ध जीत के आया, तुरंत वहां पे विद्रोह कर दिया नागमल ने। और उस विद्रोह को दबाने के लिए दोबारा से डोटी जाना पड़ा रतन चंद को। तो पूछा जा सकता है कि डोटी में नागमल का विद्रोह किसके काल में हुआ, रतन चंद के काल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पहला चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो गढ़वाल के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था, तो ये था आपका कीर्ति चंद। कीर्ति चंद ने अजयपाल के ऊपर आक्रमण किया और इसने जो बॉर्डर निर्धारित करी, देघाट को इसने अपनी बॉर्डर निर्धारित करी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला चंद राजा जिसने गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया। सूरवंश के विद्रोही खवास खान को शरण किसने दी थी। तो देखिए, सूरवंश का एक विद्रोही था खवास खान। शेरशाह सूरी का शासन चल रहा है दिल्ली में और उस वंश का एक विद्रोही भागकर उत्तराखंड में आया जिसका नाम था खवास खान और इसको शरण दी मानिक चंद ने। तो पूछा जाता है किस चंद ने शरण दी, मानिक चंद ने शरण दी थी खवास खान को। ठीक है। और मानिक चंद का उल्लेख एक किताब है तारीख ए दाऊदी। ठीक है, तारीख ए दाऊदी। इस किताब में मानिक चंद का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और यह जो किताब है ये अब्दुल्ला नाम के किसी व्यक्ति की है। तो पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। नेलपोखर में जो मल्ला महल है, नेलपोखर में जो महल है जो कि आपका वर्तमान में पलटन बाजार जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो नेलपोखर के अंदर जो आपका महल है वर्तमान पलटन बाजार, इसका निर्माण करवाया बालोक कल्याण चंद ने। तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, एक और चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि बालोक कल्याण चंद से पहले गद्दी पर बैठा भीष्मचंद। ठीक है, भीष्मचंद यहां पे मिस हो गया, उसको याद करना। भीष्मचंद ने अपनी राजधानी परिवर्तित करने का सोचा और अपनी राजधानी के लिए इसने अल्मोड़ा में किले का निर्माण किया जिसे कहा जाता है खगमरा का किला। तो अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया, भीष्मचंद ने करवाया, लेकिन वो राजधानी पूरी तरीके से परिवर्तित कर नहीं पाया था। उससे पहले ही एक खस सरदार था कजुवा, उसने इसकी हत्या कर दी। किसकी, भीष्मचंद की हत्या कर दी। तो पूछा जाता है कि किस चंद राजा की हत्या खस सरदार के द्वारा की गई, भीष्मचंद। अल्मोड़ा के अंदर खगमरा का किला किसने बनवाया, भीष्मचंद ने। भीष्मचंद का पुत्र था बालोक कल्याण चंद और इसी ने अपनी राजधानी बनाई कहां पर, अल्मोड़ा को अपनी राजधानी किसके काल में बनी, बालोक कल्याण चंद के काल में। 1563 में राजधानी अब चंपावत से कहां आ गई, चंद राजाओं की, अल्मोड़ा में आ गई। ठीक है। इसी ने, जो ये बालोक कल्याण चंद हैं, इसने गंगोली के मणकोटी राज्य नारायण चंद को पराजित किया। तो पूछा जाता है जो मणकोटी राज्य था इसको चंद राज्य में किसने मिलाया, ये मिलाया बालोक कल्याण
चंद ने। बालो कल्याण चंद को लेकर आपका एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बालो कल्याण चंद ने एक राजा था, मल्ल राजा, जिसका नाम था शोभामल। ठीक है, तो शोभामल की पुत्री के साथ बालो कल्याण चंद का विवाह हुआ। शोभामल का एक पुत्र भी था जिसका नाम था हरिमल। ठीक है, और इस हरिमल का युद्ध होगा जो बालो कल्याण चंद का पुत्र होगा रुद्रचंद, इन दोनों के मध्य में। तो आपको याद रखना है, मल्ल शासक शोभामल की पुत्री के साथ किसका विवाह हुआ? बालो कल्याण चंद का। ठीक है, और उसका पुत्र शोभामल का पुत्र है जिसका नाम है हरिमल, और इसका पुत्र होगा जिसका नाम है रुद्रचंद। ठीक है, और इन दोनों का बाद में युद्ध होता है। चलिए अगला है यहाँ पे, किसके शासन काल में हुसैन खान टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो सही यहाँ पे क्या है आपका? रुद्रचंद। देखिए रुद्रचंद गद्दी पर बैठा, बालो कल्याण चंद्र का ये पुत्र था, और इसी के शासन काल में हुसैन खान टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, रुद्रचंद अकबर से भी मिला। अकबर और रुद्रचंद की भेंट लाहौर में हुई, और ये भेंट 1588 में हुई थी। तो पूछा जाता है कि अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात कहाँ पर हुई? ये आपके लाहौर में हुई, 1588 में हुई। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अकबरनामा से इसकी जानकारी हमें मिलती है कि ये दोनों आपस में मिले थे। ठीक है, जब ये अकबर से मिलने गया तो अकबर को इसने तिब्बती याक गिफ्ट में दिया, कस्तूरी मृग जो थे वो गिफ्ट में दिए, घोड़े गिफ्ट में दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है कि अकबर को ये सारे जो गिफ्ट हैं, तिब्बती याक हो गया, कस्तूरी घोड़े, ये गिफ्ट में किसने दिए? तो ये गिफ्ट में रुद्रचंद ने दिए थे। ठीक है, अकबर ने रुद्रचंद को नागौर की लड़ाई में भेजा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद राजा को नागौर की लड़ाई में भेजा गया? रुद्रचंद को भेजा। किसने भेजा? अकबर ने भेजा। ठीक है, इस लड़ाई में इसने रुद्रचंद ने काफ़ी सारी वीरता दिखाई, काफ़ी ज़्यादा वीरता दिखाई, जिससे खुश होकर अकबर ने इसको जो तराई भावर का क्षेत्र था वो अकबर ने इसको दे दिया। ठीक है, ये वापस आया, इसने तराई भावर का पक्का इंतजाम करना वहाँ पे शुरू करा, वहाँ पे इसने किलेबंदी शुरू करी, रुद्रपुर नामक नगर भी इसी ने बसाया। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इसी का जो ये रुद्रचंद है, इसी के मधुर संबंध थे बीरबल के साथ। अब कहीं पर बताया गया है कि इसके संबंध डायरेक्ट बीरबल के साथ थे, बीरबल इसका पुरोहित था, और कहीं पर बताया गया है कि बीरबल का पुत्र इसका पुरोहित था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, बस आपको बीरबल को लिंक करना है रुद्रचंद के साथ। चलिए, किस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया? देखिए पुरुषोत्तम पंत जो था ये रुद्रचंद का सेनापति है, और ये मारा गया ग्वालदम के युद्ध में, जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध 1581 में लड़ा गया। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध ये हुआ था आपके बलभद्र शाह और सुकालदेव एक तरफ थे, दूसरी तरफ था आपका रुद्रचंद और उसका सेनापति। तो इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया, और उधर से रुद्रचंद ने जो ये सुकालदेव है अंतिम कत्तूरी शासक, ठीक है, अंतिम रूप से कत्तूरी शासक, इसकी हत्या रुद्रचंद ने कर दी थी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा रुद्रचंद ने युवाओं को संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने के लिए बनारस और कश्मीर में भी भेजा था। तो प्रश्न बनता है, युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने के लिए बनारस और कश्मीर में किसने भेजा? रुद्रचंद ने भेजा। इसके अलावा इसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था धर्म निर्णय। पूरा नाम था त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। इस किताब का लेखन किसने किया? रुद्रचंद ने किया। इसके अलावा इसने उषा रुद्र गोदिया इस नाम से भी किताब को लिखा था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और किताब इसने लिखी थी जो कि पक्षी आखेट के ऊपर थी, जो आपको बुक में रूपचंद के नाम से बताया गया है, तो आप उसको रुद्रचंद ही करके पढ़ें। रुद्रचंद ने ही उसका निर्माण किया, उस किताब का नाम लिखा था, नाम अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। पक्षी आखेट के ऊपर थी, सैनिक शास्त्र करके ऐसे कुछ किताब था, जैसे ही याद आता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सैनिक शास्त्र है और पक्षिक नाटक जो आपके पक्षिक आखेट है, पक्षियों के शिकार, उसके ऊपर वो किताब बेस्ड थी। ठीक है, उसको भी हम बात करेंगे। इसके अलावा रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण भी करवाया। देखिए जो पहले वाली बुक थी परीक्षा वाणी की, वहां पे बताया गया कि मल्ला महल का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया। ठीक है, लेकिन वो गलत था, अब उन्होंने करेक्शन कर दिया है। अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है इसका निर्माण रुद्रचंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन है? तो देखिए गढ़वाल के ऊपर 7 बार असफल आक्रमण किए लक्ष्मी चंद ने। अब लक्ष्मी चंद कौन था? देखिए रुद्रचंद के 2 बेटे थे, एक का नाम था शक्ति गोसाई और दूसरे का नाम था लक्ष्मी चंद। जो शक्ति गोसाई था वो जन्म से ही अंधा था, इसीलिए उसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है, शक्ति गोसाई को, वो रुद्रचंद का बड़ा बेटा था, लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। क्योंकि अब वो अंधा है तो गद्दी पर कौन बैठेगा? लक्ष्मी चंद
बैठेगा, ठीक है। और इसने गढ़वाल के ऊपर 7 बार असफल आक्रमण किए। उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो मान शाह वहां पे शासन कर रहा था। इसको लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है किस चंद राजा को लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। इसके अलावा जो ये लक्ष्मी चंद है, हमने बात करी, इसने गढ़वाल पे 7 बार आक्रमण किया। ये आक्रमण करता कहां से था? तो स्याल बुंगा के किले से यह आक्रमण करता था, ठीक है, स्याल बुंगा। क्वेश्चन बन सकता है कि स्याल बुंगा का किला किससे संबंधित है? लक्ष्मी चंद से संबंधित है। इसने 7 बार यहां से आक्रमण करा, 7 बार ये हारा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1602 में इसने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, वहां पे इसने पूजा करवाई और उसके बाद इसने गढ़वाल पे 8वीं बार आक्रमण किया और उस आक्रमण में इसने जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह को इसने मार दिया या इसकी सेना ने मार दिया और इसको इसने अपनी उपलब्धि समझा, क्योंकि अभी तक 7 बार ये हार रहा था। 8वीं बार इसको कुछ मिला, जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह, उसको इसने मार दिया और उस जीत के उपलक्ष्य में, खतर सिंह को मारने के उपलक्ष्य में इसने कुमाऊं के अंदर एक नए त्यौहार की शुरुआत करी, जिसे कहा जाता है खतुड़वा त्यौहार। तो पूछा जाता है खतुड़वा त्यौहार कब से मनाया जाता है? तो लक्ष्मी चंद के शासनकाल से यह मनाया जाता है। इसके अलावा इसने न्योवाली और बिष्टावली नामक कचहरियों का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन बनता है किसने करवाया? तो लक्ष्मी चंद के शासनकाल में ही इनका निर्माण करवाया गया था। वैसे कहा जाता है कि जो लक्ष्मी चंद था ये केवल नाम का राजा था, जो वास्तविक जो पूरा शासन प्रशासन देखता था इसका बड़ा भाई जो अंधा था शक्ति गुसाई, वो देखता था। शक्ति गुसाई ने ही कई सारे करों को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, काफी सारे इसने कर लगाए थे, जो बंदोबस्त सारे करते थे, जो पूरा का पूरा प्रशासन था वो इसी के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। जहांगीर से भी इसने भेंट करी थी। तो किस चंद राजा ने जहांगीर से भेंट करी? ये भेंट करी लक्ष्मी चंद ने, और इसका उल्लेख जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, इसमें मिलता है। जहांगीर को लेकर आपका एक और प्रश्न आपको याद रखना है। देखिए जहांगीर और बाबर ये 2 ऐसे मुगल हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, ठीक है। बाबर ने भी खुद लिखी और इसने भी खुद लिखी। बाकी अकबर की किसने लिखी थी? अकबर की जो अबुल फजल है उसने लिखी, हुमायूं की गुलबदन बेगम ने लिखी, इनकी अलग अलग नहीं लिखी थी, ठीक है। तो जहांगीर और बाबर ये 2 जिन्होंने खुद लिखी थी। क्षय रोग से मरने वाला चंद राजा कौन था? देखिए ये राजा था आपका दिलीप चंद। अब दिलीप चंद कौन था? क्विक रिवाइज को पढ़ लेते हैं। देखिए लक्ष्मी चंद के 4 पुत्र थे, चारों की कहानियां मैंने आपको बताई थी, पूरा स्टोरी वाइज मैंने आपको बताया था चंद वाली वीडियो में। लक्ष्मी चंद के 4 बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा था दिलीप चंद, और दिलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है, ठीक है। चलिए जागेश्वर में किस चंद राजा की मूर्ति रखी गई है? तो देखिए जब दिलीप चंद मर गया, दिलीप चंद के बाद उसका एक छोटा बेटा था, अल्पवयस्क था, वो गद्दी पर बैठा, विजय चंद। विजय चंद भी मारा गया। विजय चंद को मारा उस समय जब देखिए विजय चंद गद्दी पर बैठा तो विजय चंद जो था एक अल्पवयस्क था, ठीक है। और उस समय जो पूरी शक्ति थी वो शकराम कार्की और पीरू गुसाई इनके हाथों में रहती थी। बाद में इनके द्वारा इन्होंने क्या करा? विजय चंद को भी मार दिया, ठीक है। तो कहानी पे अभी नहीं जाते हैं, बहुत लंबी कहानी है, वीडियो आपकी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमें फैक्ट बेस पे रहना है, ठीक है। फैक्ट पे वापस आते हैं, कहानी आप उस वीडियो में सुन सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको पूरा स्टोरी वाइज बताया है, एक एक राजा को लिंक करके बताया है। जागेश्वर में त्रिमल चंद लक्ष्मी चंद का ही बेटा था और इसने जागेश्वर के अंदर इसकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, ठीक है। जागेश्वर में आपके 2 चंद राजाओं की मूर्ति है, एक है त्रिमल चंद, दूसरा है दीपचंद। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिमल चंद जो था जब विजय चंद गद्दी पर बैठा था, जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा था, विजय चंद के शासनकाल में शक्तियां तो मैंने आपको बताई पीरू गुसाई और शकराम कार्की के थे, तो उन्होंने त्रिमल चंद को मारने का प्रयास किया। जो इसका भाई था नीलू गुसाई, उसकी इन्होंने आंखें निकलवा दी थी उन लोगों ने। तो त्रिमल चंद भागकर कहां चला गया था? गढ़वाल चला गया था। तो प्रश्न बनता है गढ़वाल के किस शासक ने त्रिमल चंद को शरण दी थी? तो ये दी थी श्याम शाह ने, ठीक है। श्याम शाह उस समय गढ़वाल में शासन कर रहा था और उसी श्याम शाह ने त्रिमल चंद को अपने यहां पे शरण दी थी और बाद में श्याम शाह ने ही इसकी मदद करी वापस गद्दी पर बैठने में। इसी का महिपति शाह के साथ युद्ध भी हुआ, कोशी का युद्ध, जो कि 1635 में लड़ा गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं में जजिया कर और नमक कर किसने लगवाए? तो कुमाऊं के अंदर जजिया कर और नमक कर ये लगवाए थे बाज बहादुर चंद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जजिया कर इसने लगवाया, ये औरंगजेब से मिला और इसने अपने दरबार को मुगल दरबार की तरह बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसने जजिया कर भी लगा दिया यहाँ पे, नमक कर भी इसने लगाया।
तराई पुनः प्राप्ति के लिए शाहजहां से मिलने गया। तराई का इसको जमींदार नियुक्त किया गया। देखिए जब इसका शासन इसने शुरू किया अपना शासन, तो इसके शासन से पहले पूरी तरीके से चंद वंश में उथल पुथल मची हुई थी। लक्ष्मीचंद के मरने के बाद दिलीप चंद आया, त्रिमल चंद आया, विजय चंद आया, उथल पुथल मची हुई थी। उसी सब तराई के ऊपर जो अधिकार हो गया था उस समय कटिहार के जो राजा थे उनका, तो इसने तराई पर दोबारा से अधिकार करने के लिए ये शाहजहां से मिलने गया। शाहजहां से भी मिला और उसके बाद औरंगजेब से भी मिला। ठीक है, बाज बहादुर चंद, तो ये मिलने गया। शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि दी और इसको तराई का जमींदार नियुक्त कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है शाहजहां ने बहादुर की उपाधि किसको दी? ये दी बाज बहादुर चंद को। ठीक है, और इसको तराई का जमींदार नियुक्त कर दिया। ये बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लाया अल्मोड़ा के मल्ला महल में। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है इसके अंदर इसने नंदा देवी की मूर्ति स्थापित करी, जो कि ये बधानगढ़ से लेकर आया था। इसके अलावा जो ज्ञानचंद द्वितीय आएगा वो भी नंदा देवी की मूर्ति लेकर आता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, हुनों को पराजित किया, ताकलखाल किले को इसने जीता और हुनों के ऊपर सिरती कर इसने लगाया। क्वेश्चन बनता है हुनों को पराजित करने वाला चंद राजा कौन था? बाज बहादुर चंद था। ताकलखाल किले का संबंध किससे है? हुनों से है। और हुनों के ऊपर सिरती कर किसने लगाया? तो बाज बहादुर चंद ने ही लगवाया था। ठीक है, इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने जो मानसरोवर के यात्री होते थे उनके लिए इसने गूंठ भूमि दान में देने की भी शुरुआत करी। गूंठ भूमि क्या होती थी? वैसी भूमि जो मंदिर को दान में दे दी गई है, यानी कि उस भूमि से जितनी भी इनकम होगी वो सारी इनकम किसकी होगी? मंदिर को होगी। तो गूंठ भूमि देने की शुरुआत भी इसी ने करी थी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि बाज बहादुर चंद ने एक उस समय गढ़ था मनीला गढ़, और इस मनीला गढ़ में छोटे मोटे जो कत्यूरी राजा थे उस समय भी एक आध बचे हुए, उनका गढ़ माना जाता था इसे। ठीक है, मनीला गढ़ को। यहाँ पर आक्रमण करने वाला भी कौन था? बाज बहादुर चंद। बागेश्वर में पिननाथ मंदिर और भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बागेश्वर के अंदर पिननाथ मंदिर, भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने करवाया। इसी ने पिथौरागढ़ के अंदर एक हथिया देवाल जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसी है, तो उसका निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने करवाया। बाज बहादुर चंद का एक चित्र मिलता है जो कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में रखा गया है। तो क्वेश्चन बनता है किस चंद राजा का चित्र न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में है? तो वो है आपका बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलबन कहा जाता है और इसी राजा को बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों बात आपको याद रखनी है, कुमाऊं का बलबन और बूढ़ा अत्याचारी शासक। ठीक है, चलिए, पार्वतीश्वर और त्रिपुरा सुंदरा मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पार्वतीश्वर मंदिर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये मंदिर आपके अल्मोड़ा में है और इनका निर्माण बाज बहादुर चंद के बेटे उद्योग चंद ने करवाया था। ठीक है, उद्योग चंद से एक और प्रश्न बनता है कि तराई के अंदर आमों के बगीचे किसने लगवाए? तो वो भी उद्योग चंद ने लगवाए थे। इसके अलावा उद्योग चंद ने कुमाऊं के अंदर जो स्थायी छावनियां होती हैं तो उसका निर्माण भी उद्योग चंद ने करवाया था। ठीक है, डोटी के ऊपर इसने आक्रमण किया था। डोटी का राजा उद्योग चंद के समय में था देवपाल। ठीक है, शुरुआत में हमने पढ़ा था, और देवपाल के साथ इसने एक संधि करी थी, खैरागढ़ी की संधि। तो क्वेश्चन बनता है कि डोटी के शासक देवपाल के साथ खैरागढ़ी की संधि कब हुई और किसने करी? 1688 में उद्योग चंद ने करी थी, और इसी उद्योग चंद को रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक कहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है किस चंद राजा को तपस्वी शासक कहा जाता है? उद्योग चंद को। किसने कहा? ये कहा रुद्रदत्त पंत ने। ठीक है, इतिहासकार हैं। कत्यूर में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, ऊपर हमने बात करी कि वो जो बाज बहादुर चंद था वो बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लेके आया। उसी प्रकार जो ज्ञानचंद द्वितीय था ये भी आपके बधानगढ़ में आक्रमण किया इसने 1699 में। वहाँ से ये नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति लेकर आया और इसके बाद इसने कत्यूर में मंदिर तो लेके आए, नंदा देवी की मूर्ति भी लेकर आया, और इसी के साथ इसने कत्यूर के अंदर एक बद्रीनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति कौन लाया? आप बताएंगे ज्ञानचंद द्वितीय। इसके अलावा कत्यूर में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप बताएंगे ज्ञानचंद द्वितीय। कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं के स्वर्णकाल को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। कुमाऊं का स्वर्णकाल किस चंद राजा के काल को कहते हैं? तो जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका काल आपका 1708 में शुरू होता है और 1720 में इसका काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसी काल को चंद्रवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है।
इसने जगत चंद ने जुए के ऊपर टैक्स लगाया, ठीक है, जुए पर टैक्स लगाने वाला पहला शासक था और इसकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चेचक से मरने वाला चंद राजा कौन था? जगत चंद। इसके बाद गद्दी पर आएगा कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवी चंद को कहा जाता है, ठीक है। ये इसको किसने कहा? कुमाऊं का तुगलक, ये इसको एटकिंसन ने कहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देवी चंद को कुमाऊं का तुगलक किसने कहा? एटकिंसन ने कहा। जबकि जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे ने देवी चंद के बारे में कहा कि ये विक्रमादित्य बनना चाहता था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसके अनुसार है? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। इसके अलावा इसी देवी चंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह देवी चंद को कहा जाता है। चलिए, रोहिल्ला आक्रमणों की शुरुआत किसके काल में हुई? तो रोहिल्ला आक्रमणों की जो शुरुआत होती है वो देवी चंद के ही काल में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी देवी चंद के काल में दो यहाँ पे पिता पुत्र थे, मणिकमल और पूरणमल। मणिकमल और पूरणमल ये दो पिता पुत्र थे और इन्होंने ही देवी चंद की हत्या कर दी थी, ठीक है। गैणा थे दोनों के दोनों, ठीक है, पूरणमल गैणा और मणिकमल गैणा। किसके समय में गैड़ागर्दी चरम पर थी? देखिए, जब इसकी मृत्यु हो गई देवी चंद की, उसके बाद गद्दी पर बैठा अजीत चंद, क्योंकि उसकी हत्या किसने करी थी? माणिकमल गैणा और पूरणमल गैणा। तो उन्हीं के चरम पर थी, उसी के शासनकाल में, अजीत चंद के शासनकाल में जो वास्तविक शक्तियां थी वो उन्हीं दोनों के हाथों में थी, इसीलिए इस काल को गैड़ागर्दी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है, किसके समय में गैड़ागर्दी अपने चरम पर थी? तो ये अजीत चंद के शासनकाल में चरम पर थी। शासन क्या था इसका? ये केवल नाममात्र का राजा था, वास्तविक शासन कौन चला रहे थे? माणिकमल और पूरणमल गैणा। बाद में उन दोनों ने इसकी भी हत्या कर दी थी। सभी चंदों के वंशजों को मारने का आदेश किसने दिया था? देखिए, जब उसने, वो दोनों जो पिता पुत्र थे माणिकमल गैणा और पूरणमल गैणा, उन्होंने जब अजीत चंद की भी हत्या करवा दी, उसके बाद जो कुछ लोग थे वो गए इसको ढूंढने के लिए, कल्याण चंद को ढूंढने के लिए कि इसको हम राजा बनाएंगे यहाँ का, ठीक है। तो वो गए इसके पास, इन्होंने कल्याण चंद को राजा बना दिया। जब ये कल्याण चंद इनको मिला तो कल्याण चंद डोटी में नेपाल से मिला, ये वहाँ पे मजदूरी करता था, ठीक है, काफ़ी गरीब था, मजदूरी करता था और अचानक से इसको राजा बना दिया। तो जब ये राजा बना कल्याण चंद, तो इसको डर लगने लगा कि अगर कोई वंशज आ गया चंदों का, वो फिर से अपना राजपाट वापस ले लेगा और मुझे फिर से मजदूरी करने जाना पड़ेगा। तो इसने आते ही सीधा आदेश पारित किया कि जितने भी वंशज हैं चंदों के, उनको मार दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो कल्याण चंद है, इसी ने वो जो दोनों थे पूरणमल गैणा और माणिकमल गैणा, उनको भी इसने मरवाया, ये भी आपको ध्यान रखनी है। कहा जाता है कल्याण चंद के बारे में, इसने लोगों की ये आंखें निकलवा देता था। आंखें निकलवाने के कारण 7 लोहे के बड़े बर्तन वो इसने भर दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आंखों से। और इसी के अंतिम समय में खुद इसकी भी आंखें फूट जाती हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, कल्याण चंद को लेकर एक डाउट है, कहीं पर इसे कल्याण चंद पंचम कहा जाता है, कहीं पर कल्याण चंद चतुर्थ कहा जाता है। तो उस डाउट में आप ना पढ़ें, कहीं पर अब देखिए एग्जैक्ट कहीं पे नहीं है, परीक्षावाणी चतुर्थ कहती है, बद्रीदत्त पांडे इसको पंचम कहते हैं। अगर आप वंशावली भी देखेंगे तो वहां पर इसका नाम पंचम मिलता है, ठीक है। चलिए, शिवदेव जोशी को इसने नौकरी पर रखा। तो शिवदेव जोशी जो कि पिता है हर्षदेव जोशी का, उसको नौकरी पर किसने रखा था? कल्याण चंद ने रखा था। कल्याण चंद के ही शासनकाल में जो रोहिल्ला आक्रमण था वो हुआ। रोहिल्लों ने 1743 के ऊपर कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किया और इसको कुमाऊं से भागना पड़ा। ये भागकर गया फिर प्रदीप शाह के पास। उस समय कुमाऊं गढ़वाल के अंदर शासन कौन था? 1743 चल रहा है, उस समय गढ़वाल में शासक हैं प्रदीप शाह, और प्रदीप शाह ने मदद करी कल्याण चंद की। रोहिल्लाओं को 3 लाख रुपए दिए ताकि इन्होंने कुमाऊं को खाली ये कर सकें। तो क्वेश्चन बनता है, रोहिल्ला आक्रमण कब हुआ, किसके काल में हुआ और किसने मदद करी थी? तो प्रदीप शाह ने मदद करी थी। शिवदेव जोशी को जब इसका अंतिम समय आया, अंधा ये पहले ही हो चुका था और मरने से पहले इसने शिवदेव जोशी को अपने पुत्र दीपचंद का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। तो क्वेश्चन बनता है, दीपचंद का संरक्षक कौन था? शिवदेव जोशी। इसीलिए शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खान भी कहा जाता है, ठीक है। जो ये दीपचंद था ये थोड़ा सा मंदबुद्धि शासक था, ठीक है, इसलिए कल्याण चंद को इसकी चिंता लगी रहती थी। कल्याण चंद जानता था शिवदेव जोशी एक अच्छा आदमी है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, और इसीलिए इसने मरने से पहले इसका संरक्षक इसको नियुक्त किया। किस राजा को फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा है? तो गूंगा शासक कहा जाता है दीपचंद को। गूंगा शासक इसीलिए कहा जाता है कि दीपचंद जो था एक मंदबुद्धि राजा था और ये किसी को भी ना नहीं कह पाता था। जो भी इसके पास जो भी चीज़ मांगने जाता था, जो भी कहता था, इस सबकी हाँ में हाँ मिलाता था, ठीक है, कुछ भी नहीं कहता था, मना ये कर ही नहीं पाता था। इसीलिए फ्रांसिस हैमिल्टन ने दीपचंद को गूंगा शासक कहा।
इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम है श्रृंगार मंजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। श्रृंगार मंजरी किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी दीपचंद की। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो देखिए कहानी यहां पर ये थी कि 1764 में दीपचंद का जो संरक्षक था शिवदेव जोशी, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। ठीक है, 1764 में। इसके मरने के बाद जो ये श्रृंगार मंजरी थी, इसने काफी ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया दीपचंद के शासन में। क्या किया इसने जो उस समय मोहन सिंह गुसाई था उसको इसने सेनापति बना दिया, मोहन सिंह गुसाई। और ये वही मोहन सिंह गुसाई हैं जो बाद में दीपचंद को गद्दी से हटाकर मोहनचंद के नाम से राजा बनेगा। ठीक है, ये श्रृंगार मंजरी ने ही किया था। सिराकोट के किले में दीपचंद की मृत्यु हो जाती है। देखिए श्रृंगार मंजरी ने मोहन सिंह गुसाई को गद्दी पर सेनापति नियुक्त कर दिया। जब इसने उसको सेनापति बना दिया तो जो उस समय जोशी थे, शिवदेव जोशी के 2 पुत्र थे, हर्षदेव जोशी, जयकृष्ण जोशी, उन दोनों को काफी नाराजगी हुई। उन दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया। जैसे ही वो महल से बाहर गए, इसने क्या करा, मोहन सिंह गुसाई ने दीपचंद को बंदी बना दिया और बंदी बनाकर सिराकोट के किले में बंद कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है, चंद काल में कुख्यात जेल के नाम से प्रसिद्ध थी सिराकोट का किला और यहीं पर दीपचंद की मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए। गढ़ नरेश ललित शाह से बगवाली पोखर के युद्ध में हारा। देखिए मोहनचंद गद्दी पर बैठ गया। अब जैसे ही पता चलेगा कि मोहनचंद ने दीपचंद को बंदी बना दिया है और गद्दी पर खुद बैठ गया है, तो अब जो हर्षदेव जोशी हैं ये एक्टिव होंगे। ये जाएंगे गढ़वाल नरेश के पास, ललित शाह के पास। उनको जाकर कहा कि आप कुमाऊं के ऊपर आक्रमण कीजिए और अपने दूसरे बेटे को गद्दी पर वहां पर बैठा दीजिए। ललित शाह को आइडिया पसंद आया, ये सीधा गए और 1779 में इसका युद्ध हुआ मोहनचंद के साथ, जिसे कहा जाता है बगवाली पोखर का युद्ध। इस युद्ध में मोहनचंद पराजित हुआ। ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युमन शाह को दीपचंद का, जो कि किले में मर चुका था, उसका दत्तक पुत्र बना दिया, गोद लिया हुआ पुत्र, और उसके नाम से इसको गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, तो याद रखना प्रद्युमन शाह को किसका दत्तक पुत्र बनाया गया? दीपचंद का, और प्रद्युमन शाह से इसका नाम कर दिया गया प्रद्युमन चंद। ठीक है, चलिए। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो देखिए 2 बार चंद्रवंश की गद्दी पर बैठने वाला चंद राजा था मोहन चंद। हुआ क्या, 1779 में प्रद्युमन चंद गद्दी पर बैठ गया। पहले 79 में युद्ध हुआ, 80 से ये गद्दी पर बैठ गया प्रद्युमन चंद। जैसे ही प्रद्युमन चंद इधर कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, उधर से गढ़वाल की गद्दी पर बैठ गया प्रद्युमन चंद का बड़ा भाई जयकृत शाह। ठीक है, ये ललित शाह का बड़ा पुत्र था और यहां पर था प्रद्युमन शाह। ये दोनों सौतेले भाई थे, दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी। उधर से जयकृत शाह के लिए भी लगातार षड्यंत्र किए जा रहे थे, उधर से सिख आक्रमण हो रहे थे। तो जयकृत शाह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, देवप्रयाग में गए। वहाँ पे जो आपका रघुनाथ मंदिर है, वहाँ पे जयकृत शाह ने आत्महत्या कर ली, ऐसा माना जाता है। जैसे ही जयकृत शाह ने यहाँ आत्महत्या करी, प्रद्युमन शाह कुमाऊं से सीधा वापस आ जाएंगे गढ़वाल में, और जैसे ही गढ़वाल में आएंगे वंश में अंदर, कुमाऊं के अंदर दोबारा से एंट्री हो जाती है मोहन चंद की, और ये दोबारा से शासक बन जाता है। तो 2 बार गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र राजा कौन था? ये था आपका मोहन चंद। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, मोहनचंद गद्दी पर बैठ गया। हर्षदेव जोशी अब दोबारा सेना लेकर आएगा, मोहनचंद को बंदी बनाएगा और शिवचंद को गद्दी पर बैठा देगा। किस चंद राजा को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? तो शिवचंद को, ये चंद्रवंश का 61वां राजा था, ये गद्दी पर बैठा और ये सिर्फ नाम मात्र का था। ठीक है, इसीलिए इसे मिट्टी का महादेव कहा जाता था। ठीक है, गोरखों से हवाला बाग के युद्ध में पराजित हुआ। अब देखिए शिवचंद गद्दी पर बैठ गया था। शिवचंद के गद्दी पर बैठने के बाद मोहनचंद का जो पुत्र था महेंद्र चंद और उसका चाचा महेंद्र चंद का चाचा लाल सिंह, वो दोनों के दोनों आए, रामपुर के नवाब को लेकर के, सेना लेकर के आए और शिवचंद को वहां पे उन्होंने हरा दिया, पराजित कर दिया। शिवचंद को नहीं, हर्षदेव जोशी को। ठीक है, तो वो पराजित हो गया। अब यहाँ पे वापस गद्दी पर कौन बैठ गया? महेंद्र चंद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, कौन बैठा? महेंद्र चंद। अब यहाँ पे जब हर्षदेव जोशी महेंद्र चंद से हार गया, ये जाएगा अब दोबारा कहाँ पे? गढ़वाल के पास, नरेश के पास। गढ़वाल में प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पे आक्रमण करने से मना कर दिया। अब जब प्रद्युमन शाह ने मना करा, हर्षदेव जोशी जाएगा नेपाल और वहां से कहेगा कि आप कुमाऊं के ऊपर आक्रमण कीजिए। अब नेपाल पे आक्रमण करेंगे गोरखा का उस समय जो नेपाली शासक था, नेपाल में जो शासक था वो था रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह उस समय नेपाल का शासक था। गोरखा सेना आई, हवा
लाल बाग के युद्ध हुआ महेंद्र चंद और गोरखा सैनिकों के बीच, जिसमें महेंद्र चंद पराजित हुआ 1790 में और कुमाऊं के अंदर गोरखा जो वंश है, गोरखा राज्य है, उसकी स्थापना हो गई। गोरखों का राज्य यहाँ पे स्थापित हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उस समय नेपाल शासक कौन था? रण बहादुर शाह उस समय नेपाल का शासक था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चंदों को लेकर के उनको देख लेते हैं और फिर इनके टैक्सों को देख लेते हैं। ठीक है, चंद अल्मोड़ा में चौमहला महल ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया कल्याण चंद ने। ठीक है, चंदों की राज्य चिन्ह क्या था? तो चंदों का जो राज्य चिन्ह था ये गाय था। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? वो गाय था। ठीक है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने का जो सिलसिला हुआ ये भी किसने शुरू किया था? चंदों ने ही शुरू किया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि चंदों के द्वारा ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा चंदों राजाओं के बारे में किन मुगल किताबों के से जानकारी मिलती है? तो जहांगीरनामा और शाहनामा। ठीक है, तो यहाँ से हमें चंदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगर हम चंदों के प्रशासन की मैं बात करूं तो चंद काल में जो राजधानी होती थी, चंद काल में राजधानी बुंगा को कहा जाता था। ठीक है, राजधानी को क्या कहते थे? बुंगा या राजपुर कहा जाता था चंदों के काल में राजधानी को। ठीक है, चंदों राजाओं के जो महल होते थे, महलों को चौमहल कहा जाता था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इनके काल में जो आपका परगने होते थे चंद काल में, तो परगने आपके गरखे और पट्टियों में विभाजित होते थे। ठीक है, जो आपके परगने होते थे चंद काल में वो गरखे और पट्टियों में विभाजित होते थे। उसके बाद जो गरखे हैं, ये आपके गरखे या पट्टी, ये आपके गांवों में विभाजित होते थे। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस समय आपका एक अधिकारी होता था प्रधान। ठीक है, प्रधान क्या करता था? प्रधान के नीचे दो अधिकारी होते थे। एक होता था कोटाल। कोटाल का काम होता था जो भी टैक्स का हिसाब किताब होगा वो रखने का काम करता था कोटाल। ये ग्राम प्रधान के अंदर होता था। हमने बात करी ना, घर के गांवों में विभाजित थे। गांवों का लीडर कौन होगा? गांवों का जो शासक होगा वो होगा प्रधान। प्रधान के अंडर में दो आदमी होते थे। एक होता था कोटाल जो कि लगान का हिसाब किताब रखता था, और एक होता था प्रहरी, जिसे प्रहरी या पौरी भी कहा जाता था। ये चौकीदारी का काम भी करता था और डाकिया का काम भी करता था। ठीक है, अब चंदों की जो कर नीति है, टैक्स, चंदों के जो प्रमुख टैक्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, चंद काल में नदी पुलों के ऊपर, जो नदी के ऊपर पुल बनाए जाते थे उसका इस्तेमाल करने पे भी टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स को जूलिया कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जूलिया टैक्स नदी पुलों पे लगता था। इसके अलावा चंद काल में नगद कर किसको कहते थे? तो नगद टैक्स जो लिया जाता था चंद काल में उसे सिरती कहा जाता था। ठीक है, सिरती क्या था? सिरती एक नगद टैक्स था। ठीक है, इसके अलावा जो व्यक्ति नगद ना दे पाए, नगद के बदले वो जो चीज़ देता था, जो टैक्स देता था, उस टैक्स को कहा जाता था कूत। ठीक है, नगद के बदले वो अनाज देता था। ठीक है, और उस अनाज को कूत कहा जाता था। तो प्रश्न बनेगा कि चंद काल में कूत क्या था? तो नगद के बदले दिया गया अनाज ही कूत कहलाता था। इस समय युद्ध के समय अगर युद्ध चल रहा है तो चंद राजाओं की तरफ से जो टैक्स मांगा जाता था उसे मांगा कहते थे। ठीक है, जो टैक्स लिया जाता था उसे मांगा कहते थे। सेना के लिए चंदों के द्वारा कटक नाम का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। राजसेवक, जो राजसेवक होते थे उनके लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो राजसेवकों के लिए सुयूक नामक का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, चंद काल में जो कामगार होते थे, कामगारों के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो कामगारों के लिए यहाँ पे जो मिजारी टैक्स है, ठीक है, मिजारी टैक्स कामगारों के लिए लिया जाता था। इसके अलावा जो आपके राज नर्तक होते थे, राज नर्तकों के लिए बजनिया नामक टैक्स लिया जाता था। ठीक है, बजनिया नामक टैक्स। तो इस चीज़ को ध्यान रख। देखिए, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि आप जानते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर इस तरीके से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ज़रूर नोट करें। बजनिया टैक्स जो था ये राज नर्तकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, चलिए और आखिरी टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं कुमाऊं के कुछ प्रमुख किले, ताकि हम जब कल शुरुआत करें तो कल हम पढ़ेंगे पूरे परमार वंश का रिवीजन करेंगे। उसके अलावा हम गोरखा शासन के बारे में पूरा पढ़ेंगे और ब्रिटिश शासन उसको हम कल की वीडियो में कवर कर देंगे, और इसी के साथ हमारा जो इतिहास है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रमुख किले हैं, इनको देखते हैं। कुमाऊं के प्रमुख किले, खगमरा का किला, इसका निर्माण भीष्म चंद ने करवाया, ये अल्मोड़ा में स्थित है। लाल मंडी का किला, इसका निर्माण कल्याण चंद ने करवाया, ये भी अल्मोड़ा में है। मल्ला महल, इसका निर्माण रुद्र चंद ने करवाया, अल्मोड़ा में है। राजबुंगा का किला चंपावत में है और इसका निर्माण राजा सोमचंद ने करवाया था। ठीक है, नेथड़ा का किला यह गोरखों के द्वारा बनाया गया था और यह आपके अल्मोड़ा में है। ठीक है, नेथड़ा का किला। सिरमोही का किला यह आपके चंपावत जनपद में स्थित है।
बाणासुर के किले की अगर मैं बात करूं तो बाणासुर का किला ये आपके चंपावत में है और इस किले को मारकोट का किला भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और आखिरी है आपका गोला चौड़ का किला, ये आपके चंपावत जिले में स्थित है। ये कुछ प्रमुख किले हैं जो आपको लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की जो उत्तराखंड रिवीजन सीरीज है, इसका ये हमारा सेकंड पार्ट था। लगभग 1.5 घंटे की ये वीडियो हो गई है, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर करा। थोड़ी वीडियो बड़ी थी, हो सकता है फैक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हों, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सारे फैक्ट जो हैं उनका पक्का रिवीजन यहाँ पर होगा। आज की वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ा। कल यहीं से आगे चलेंगे। चंद्रवंश हमने पूरा पढ़ लिया है। कल की वीडियो में हम परमार वंश को पढ़ेंगे, इसके अलावा गोरखा शासन पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे, जो प्रमुख कमिश्नर हुए उनकी बात करेंगे, और उसके बाद हम स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरफ चलेंगे और उसी के साथ आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद भूगोल शुरू करेंगे उत्तराखंड का, जिसमें हम उत्तराखंड की जो आगे की चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे इसको पूरा कवर करने का, अगर आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।